हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक स्ट्रेंथ का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एसआईआर इफेक्ट। क्योंकि इस टॉपिक को हम फिनोल में पढ़कर आए हैं, अब हम एनिलीन में देख रहे हैं। बेंजीन रिंग NH2 एनिलीन है। अगर हम इसकी ऑर्थो पैरा पर बल्कि ग्रुप्स लगा दें तो बेसिक स्ट्रेंथ पर इसका क्या असर होगा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। NO2 एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिए और भी बल्कि ग्रुप लगा दिए हैं, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं NO2। अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर ये NH2 ग्रुप इस रिंग के साथ सेम प्लेन में होगा, अगर ये NH2 ग्रुप इस रिंग के साथ सेम प्लेन में रहेगा तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग में क्या होगा, डिलोकलाइज होगा, रेजोनेंस होगा। और अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो ये H+ लेने के लिए क्या होगा, कम अवेलेबल होगा। अगर ये H+ लेने के लिए कम अवेलेबल होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर हमने NO2 ग्रुप लगा रखे हैं, NO2। हालांकि ये जो NO2 ग्रुप है ये आपस में किसी भी टाइप की कोई क्राउडिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, दूर दूर है। और NH2 ग्रुप जो होता है वो एसआईआर इफेक्ट शो नहीं करता है। यहाँ पर देखो, ये जो NH2 है इसकी जो हाइड्रोजन है वो इस NO2 ग्रुप के जब एडजेसेंट पोजीशन पर होंगी तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और NO2 जहाँ N डबल बॉन्ड O- होगा तो ये इसके साथ क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगी। और जब ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगी तो ये रिंग के साथ, ये जो ग्रुप है NH2 वो रिंग के साथ सेम प्लेन में रहेगा, आउट ऑफ प्लेन यानी कि ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। और जब इसके साथ सेम प्लेन में रहेगा तो इसका चार्ज इस रिंग में क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। ये NO2 -I भी लगाएगा, -M भी लगाएगा, जिसकी वजह से चार्ज नीचे की तरफ क्या होगा, ज्यादा डिलोकलाइज होगा। अगर ये चार्ज नीचे की तरफ ज्यादा डिलोकलाइज होगा तो H+ लेने के लिए कम अवेलेबल होगा। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर भी हमने सेम ग्रुप लगा रखे हैं NO2, बट इस नाइट्रोजन पर हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसी एल्काइल ग्रुप से। मिथाइल अगर ये CH3 ग्रुप है तो ये खुद एक हाईली क्राउडेड ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। यहाँ पर देखो NO2 ग्रुप है, ये भी कैसा है, क्राउडेड। NO2- ये भी हाईली क्राउडेड ग्रुप है। यहाँ पर किसी भी टाइप की इनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो ये ग्रुप जो होगा वो क्राउडिंग को कम करने के लिए आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब है कि चाहे रिंग के ऊपर चला जाए या पीछे चला जाए, कैसे भी चला जाए, इस रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए चाहे परपेंडिकुलर जाए, कैसे भी जाए। तो जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, दूसरे तल में चला जाएगा, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन में या अनुनाद में इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये H+ लेने के लिए क्या होगा, फ्री होगा। तो अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स में कंपेयर करें तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा से ज्यादा H+ लेगा, या H+ लेने के लिए बिल्कुल क्या है, फ्री है, जो कि उस वाले केस में नहीं है। तो क्राउडिंग की वजह से क्या हुआ, क्राउडिंग की वजह से ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला गया, और आउट ऑफ प्लेन अगर ये जाता है तो ये H+ लेने के लिए ज्यादा फ्री रहता है। ठीक है, तो इससे एसआईआर इफेक्ट की वजह से या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस जो है उसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये बेंजीन रिंग NH2, हमने यहाँ पर ले लिया NO2 ग्रुप, यहाँ पर हमने CN लगा दिया। हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि CN कैसा होता है, लीनियर। ये -I भी शो करता है और -M भी करता है, और ये लेस क्राउडेड ग्रुप है, ये एसआईआर इफेक्ट शो नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका -I और -M दोनों लगेंगे। अगर हम यहाँ पर NH2 लें और यहाँ पर तीनों NO2 टाइप के ग्रुप लगा दें, ऐसे ग्रुप जो एसआईआर इफेक्ट शो करें, जो क्राउडिंग क्रिएट करें, ऐसे हमने ग्रुप ले लिए। यहाँ पर इन NO2 ग्रुप का एसआईआर होता है, और अगर एसआईआर होगा, हाईली क्राउडेड ग्रुप पास होंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हो सकता है ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाए, और अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इन तीनों के केवल और केवल -I लगेंगे, इनके -M क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। इस ग्रुप का -M नहीं लग पाएगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा, इस CN का -I भी लगेगा और -M भी लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे की तरफ क्या करेंगे, ज्यादा खींचेंगे। तो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा
वो इस रिंग में क्या होगा, ज्यादा इन्वॉल्व होगा। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग में इन्वॉल्व हो गया तो वो H+ लेने के लिए क्या होगा, कम अवेलेबल होगा, और इस तरह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इस वाले कंपाउंड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इस SIR वाले ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो हमें बस इसी तरह से इनमें ध्यान रखना है कि अगर एनिलीन का केस हमें दिया जाए और उस पर हाईली क्राउडेड ग्रुप अगर लगा दिए जाए तो किस तरह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, NH2 NO2 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 ऑर्थो पैरा पर लगा दिए, ये ग्रुप पास पास लगा दो, NH2 NO2 NO2 NO2। अब हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप तो क्या है, SIR वाले हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो तीनों NO2 का क्या होगा, -I होगा ओनली। यहाँ पर ये NO2 -I भी शो करेगा, -M भी करेगा, यहाँ पर इसका भी -I होगा, -M होगा, -I -M। और हमने देखा कि कैसे ये NH2 इनके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 3 NO2 है, हालांकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन इन तीनों NO2 का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ -I लगेगा। यहाँ पर जो -M एक्स्ट्रा लग रहा है वो -M इसमें नहीं लग पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर क्या होगी, थोड़ी ज्यादा अवेलेबल होगी, और इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा उसको एक ग्रुप -I -M से खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जा रही है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और क्या हो जा रही है, घट जा रही है। तो इस तरह से हमें बेसिक स्ट्रेंथ में ये SIR इफेक्ट लगाना है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक अपना और है ऑर्थो इफेक्ट। जैसे अपन ने फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट देखा, वैसे ही हम एनिलीन में भी एक छोटा सा इफेक्ट देख रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट। हालांकि ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट। कि एनिलीन की ऑर्थो पर हमने कोई ग्रुप लगा दिया, उससे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये बेंजीन रिंग NH2 एनिलीन है, और ऐसा ही हमने एक और कंपाउंड ले लिया बेंजीन रिंग NH2। इसकी ऑर्थो पर हमने कोई ग्रुप G लगा दिया। G कोई भी हो सकता है, बहुत छोटा ग्रुप नहीं लें, हाइड्रोजन या इसके आइसोटोप या OH ग्रुप ना लें, इसके अलावा आप बाकी कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर मान लो कि हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। अगर आप इसे किसी भी मीडियम में लेते हैं, सपोज पोलर प्रोटिक मीडियम में ले रहे हैं, वाटर की उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वहां से H+ ले लेगा और इस पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ये भी क्या करेगा, H+ ले लेगा और इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर मॉलिक्यूल आएंगे और चारों तरफ से इसको क्या करेंगे, घेर लेंगे। भाई अगर सॉल्वेशन की हम बात करें तो मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेशन के थ्रू भी क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी गेन करता है। ये बातें हम एसिडिक स्ट्रेंथ में कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, NH2 यानी कि ये क्या हो गया, NH3+ हो गया, हाइड्रोजन है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा या घेर लेगा, और इसको क्या कर देगा, सॉल्वेशन द्वारा स्टेबल कर देगा। मतलब इसको घुला देगा, एक तरह से क्या कर देगा, घुला देगा, डिसॉल्व कर देगा, और उसके थ्रू इसको स्टेबल करेगा। यहाँ पर अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये जो ग्रुप G लगा दिया अपन ने, इसकी वजह से क्या होगा कि इधर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इसको सराउंड नहीं कर पाएंगे, इसके साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो इसका सॉल्वेशन इस एनिलीन के जितना नहीं हो पाएगा। इस तरह से इधर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, बट ये वाला ग्रुप जो G आपने लगा दिया, ये इधर से आने वाले इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, रोक देगा। तो जितना सॉल्वेशन इसका होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या होती है, इससे कम होती है। या यूं कहो कि H+ लेने के बाद ये कैटायन उतना स्टेबल नहीं बनेगा जितना ये वाला बनेगा। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इस सेकंड वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब भी हम एनिलीन या इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा कर ले तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इस वाले से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। भले यहाँ पर इस G ग्रुप का कोई भी इफेक्ट हो, विथड्रॉइंग रिलीजिंग कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे पास है बेंजीन रिंग NH2, हमने एनिलीन लिया और एनिलीन की ऑर्थो पर हमने
चाहे हम विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएं या रिलीजिंग लगाएं। हमने CH3 लगा दिया, ये CH3 ही आसान सा ग्रुप है। इसको हम यहां पर लिख दें ग्रेटर देन। ये है NH2 हमारे पास, हमने मेटा पर CH3 ग्रुप लगा दिया और इसी तरह से बेंजीन रिंग NH2 और पैरा पर CH3 ग्रुप लगा दिया। अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? अभी अभी हमने ऑर्थो इफेक्ट की बात की है कि एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर अगर आप कोई भी ग्रुप G लगा देते हो तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो एक एनिलीन की तुलना में क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ तो हम क्या होगा, इसको जस्ट इसके बाद रखेंगे। इन दोनों के बीच में कोई और ग्रुप नहीं फंसाना है, इनको आगे पीछे ही रखना है, बस इतना ही वेरिएशन आता है। अब यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है जो +I द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में बढ़ाएगा तो यहाँ नाइट्रोजन पर भी क्या आ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पर CH3 ग्रुप है जो हाई पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ये +I द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अगर ये दोनों तरह से +I और हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर बढ़ाएगा, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्थ की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा। उसके बाद थर्ड, क्यों? क्योंकि थर्ड में भी क्या हो रहा है? ये +I द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस नाइट्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो ऊपर से नीचे की तरफ अनुनाद करेगा, रेजोनेंस करेगा, उसको वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा H+ लेगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। तो 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन, अब इसके बाद कौन आएगा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ठीक है, देखो ऑर्थो इफेक्ट में कुछ नहीं है कि एनिलीन की ऑर्थो पर आपने कोई ग्रुप लगाया, ग्रुप लगाने की वजह से क्या हुआ? इधर से होने वाले सॉल्वेशन को वो क्या कर देगा? हिंडर कर देगा, रोक देगा। तो इसका सॉल्वेशन जितना बढ़िया होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो पाएगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इनको हमेशा आपको आगे पीछे ही रखना है। ठीक है, और अगर आप रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हैं यहाँ पर, तो रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, तो नाइट्रोजन पर एक तरह से वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो फोर्थ की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद CH3 ग्रुप मेटा पर लगा हुआ है इसमें, तो मेटा पर भी क्या हो रहा है? ये +I द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? रिंग में बढ़ा रहा है। तो उसके बाद थर्ड आ जाएगा और उसके बाद कौन आएगा? फर्स्ट और सेकेंड। अगर हम यहाँ पर CH3 की जगह ग्रुप चेंज कर दें, जैसे मान लो ये CH3 है, आपने इसकी जगह ग्रुप दूसरा लगा दिया, NO2 वगैरह में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप OCH3 लगा लो जहां इसका +M भी होता है और -I भी होता है। यहाँ पर हमने मेटा पर OCH3 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगा दिया। अब देखो ये एनिलीन है और ये हमने ऑर्थो पर ग्रुप लगाया है, तो इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगेन क्या होगा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, क्योंकि ये तो क्या हो गया? ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन कम होगा, सॉल्यूशन के थ्रू जो स्टेबिलिटी हो गई वो खराब हो गई इसकी। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा किससे? सेकंड वाले से। अगर हम इन दोनों में देखें तो इस OCH3 का ओनली -I होगा। ये OCH3 मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है और मेटा पर क्या होगा? रेजोनेंस होता नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा? -I। तो -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच रहा है, -I से ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम। अगर इसमें देखें तो ये -I से तो खींच रहा है बट +M से दे भी रहा है और इसका +M जो होगा वो डोमिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि चौथी पोजीशन तक आते आते वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया? बहुत ही वीक हो गया, ये ऑलमोस्ट खत्म है। तो ये +M से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है और तो कोई ऐसा देने वाला ग्रुप है नहीं इसमें, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? फोर्थ की। उसके बाद इसको हम नहीं रख सकते, ये तो खींच रहा है नीचे की तरफ। उसके बाद कौन हो गया? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आगे पीछे ही आएंगे और उसके बाद लास्ट में कौन सा आ गया? थर्ड। तो ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी रिलीजिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप लगाइए, आपको इसी तरह से इन प्रॉब्लम्स को करना है। ठीक है, इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक लेना चाह रहे हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं है, वो होगी या नहीं होगी। इसके लिए
हम एक एसिड ले रहे हैं RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास एक ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि RCOH एक एसिड है और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, NaOH बेस से। हम NaOH के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि एक अच्छा बेस है। इन दोनों की जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बनेगा, देखो यहां पर ये एसिड है, अगर कोई अननोन एसिड आ जाए, आपको नहीं ध्यान में आ रहा है कि इसमें कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से जुड़ी हुई है तो ये एसिडिक होगी। यहाँ पर ये मेटल है, सोडियम, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना और कोई काम नहीं है इसका, और ये बन जाएगा OH माइनस, तो ये बेस का काम करेगा और ये क्या होगा एसिड, तो ये H प्लस देगा और ये लेगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बन गया और साथ में क्या होगा H2O रिलीज कर देगा। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस, और बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड जो हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर इधर जो हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है और इधर जो बन रहा है वो वीक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अब देखो हम या तो एसिड एसिड में कंपेयर कर लें या हम बेस बेस में कंपेयर कर लें। हमारे पास यहाँ पर एसिड है RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर कौन है H2O। अगर R इज इक्वल टू आप CH3 भी लेते हैं तो वो कोई सा भी एसिड होगा वाटर की तुलना में तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। वाटर जो है वो क्या है, उसका नेचर एसिडिक है, बट यहाँ पर इसकी तुलना में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एसिड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इधर क्या बनेंगे, वीक एसिड और वीक बेस बनेंगे। इधर लेफ्ट साइड में आप जो भी ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो ये वीक एसिड प्लस वीक बेस बनाएंगे और ये रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये रिएक्शन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो RCOH हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर क्या बन रहे हैं, वीक एसिड बन रहा है। तो आप दोनों में भी अगर नहीं देख पाए तो कम से कम एसिड को एसिड से कंपेयर कर लें या बेस को बेस से कंपेयर कर लें। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास RCOOH है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं RSO3 माइनस Na प्लस से, इससे करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये RCOH एसिड है और ये इसके सामने क्या बन जाएगा, बेस। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस H प्लस को लेगा और ये क्या बन जाएगा RCOO माइनस Na प्लस और प्लस ये बन जाएगा RSO3H। अब देखो यहाँ पर ये एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, बेस, और अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट ये क्या होगा, एसिड होगा। अब आप एसिड एसिड में कंपेयर कर लो, ये एसिड है इधर और इधर एसिड कौन है, ये। तो RCOH स्ट्रॉन्गर एसिड है या RSO3H। हम बात कर चुके हैं कि RSO3H जो है वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां पर क्या हो रहा है, RS डबल बॉन्ड OH, ये RSO3H, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो O माइनस बनेगा और ये क्या होगा, इनके साथ डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो अपन देख रहे हैं पहले ये O माइनस बनेगा, फिर ये O माइनस फिर से इसके साथ क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। तो इसकी नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स ज्यादा बनेंगी और जो बनेंगी वो भी कैसी बनेंगी, स्टेबल। तो हम कह सकते हैं कि जो RSO3H है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, उससे। तो अगर इधर जो बन रहा है वो अगर स्ट्रॉन्ग है और इधर जो हम लेकर चल रहे हैं वो अगर वीक है तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग को नहीं बना सकता, मतलब ये रिएक्शन संभव नहीं है। ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ेगी, इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। यानी कि हम लेफ्ट साइड में जो भी ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो, और इधर वाला कैसा होना चाहिए, वीक, तभी ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, हम इसके और एग्जांपल्स ले रहे हैं। अगर हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल एल्काइंस है और अगर मान लो हम NaOH ले रहे हैं तो क्या होगा,
यहाँ पर OH माइनस Na+, ये बेस है तो Na+ का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर OH माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और साथ में क्या हो गया, H2O रिलीज हो गया। इधर ये एसिड है क्योंकि इसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp संकरित है। तो sp संकरित कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। तो ये एसिड हो गया। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, ये क्या होगा, बेस। और अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट ये क्या बनेगा, एसिड। आप एसिड और एसिड में कंपेयर कर लो। यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड C H और इधर आपके पास क्या है, H2O। अगर ये एसिड है तो H+ देगा, H+ देने के बाद ये क्या बन गया, C- और ये क्या बन गया, OH-। अब एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा होती है बट ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होती। मतलब ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अभी भी क्या है, ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल एनायन, वीक बेस, और इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। यानी कि एल्काइन की तुलना में वाटर जो है वो क्या है, एसिडिक नेचर ज्यादा रखे हुए है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या हो गया, वीक, और उस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी बल्कि वापस बैकवर्ड चलेगी। अगर आप एल्काइन को NaOH की जगह ये ले लें RC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, और अगर आपने NaH के साथ भी लिया तो यहां पर क्या होगा, हालांकि हम ये पहले ही कर चुके हैं, Na+H-, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -Na+। मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। और ये हो गया H2 गैसेस रिलीज होंगी। अलग अलग बेसिस के साथ हम एल्काइंस की रिएक्शन करा चुके हैं। यहाँ पर क्या है, ये एसिड है आपका, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन दे रहा है, और ये इसके सामने किसका काम करेगा, बेस का। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या बनेगा, बेस, और ये बेस जो है इसका कॉन्जुगेट ये क्या बनेगा, एसिड। यानी कि आपको कंपैरिजन करना है RC ट्रिपल बॉन्ड CH और H2 में। तो यहां पर क्या होगा, ये C- होगा, ये क्या होगा, H-। कार्बन यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये एनायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल एनायन और वीक बेस, और उसका कॉन्जुगेट उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि ये जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कैसा है, वीक। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक को बना सकता है। मतलब ये रिएक्शन संभव है, ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन संभव होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, कौन सी बैकवर्ड मूव करेगी। तो इधर हम जो भी ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कैसे हम देखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया एसिड और बेस में, तो इसमें किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसकी रिएक्शन NaOH से कराओ, NaH से कराओ, NaNH2 से कराओ, आप किसी NaCO3 से कराओ, किसी से भी कराओ, प्रोसेस यही होगा। अगर हम CH3COH लें, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड है, और अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, CH3COO- Na+ बनेगा, और साथ में क्या होगा, यहाँ पर ये H2O अलग हो गया। ठीक है, तो अगेन ये एसिडिक एसिड है और ये कैसा है, वाटर है। तो वाटर का एसिडिक नेचर तो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और ये इसकी तुलना में कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इधर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, और वीक बन रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन संभव है। ठीक है, अगर हमारे पास NaOH ये हो गया RC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, या हम पहले एसिड की रिएक्शन करा लेते हैं NaCO3 के साथ कि हमारे पास CH3COH एसिटिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम NaCO3 से कराना चाहते हैं। अगर हम NaCO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं, आप चाहे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ एसिटिक एसिड लो, कोई भी ले लो, कोई भी HX जो एसिड है, और वो अगर NaHCO3 से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये Na+ होगा, HCO3-, ये क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को उठा लेगा और ये कन्वर्ट होगा H2CO3 में। यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा।
H2CO3 एक वीक एसिड होता है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और ये H2CO3 बनाएगा और साथ में क्या होगा, ये NaX जो भी होगा वो अलग हो गया। H2CO3 जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी होता है और CO2 होता है। क्योंकि CO2 वाटर में डिसोल्व नहीं होती, वो तो हम हाई प्रेशर पे उसमें क्या कर देते हैं, उसको डाल देते हैं। जैसे आप बोतल खोलोगे CO2 बाहर निकल जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा। तो H2CO3 वीक एसिड है, ये तुरंत क्या होगा, वाटर प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो हम चाहे तो ये कहें कि कोई भी एसिड जो NaCO3 से रिएक्ट करे वो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, या वो CO2 से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अगर H2CO3 या CO2 से वो स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इधर कार्बोनिक एसिड बन रहा है। आप कोई सा भी एसिड अगर लेकर NaCO3 से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा ही बनेगा, H2CO3 बनेगा ही बनेगा। तो आप जो भी एसिड ले रहे हो वो H2CO3 की तुलना में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। हालांकि H2CO3 जो है वो बहुत ही वीक एसिड होता है, एसिड्स की कैटेगरी में ये सबसे पीछे है। अगर हम फिनोल ले, अगर आप एसिडिक एसिड लोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी CH3COOH, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए और अगर उसे NaCO3 से आप रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा H2CO3 प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस Na प्लस। तो आप जो भी एसिड लेंगे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, वो H2CO3 से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा है, वीक, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगर हमने बेंजीन रिंग OH फिनोल लिया, क्या लिया अपन ने, फिनोल लिया, और अगर इसकी रिएक्शन हम NaHCO3 से कराएंगे, फिनोल की रिएक्शन जब NaHCO3 से कराओगे तो यहां पर क्या होगा, Na प्लस HCO3 माइनस, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा अपना बाई प्रोडक्ट बेंजीन रिंग O माइनस। तो यहां पर H2CO3 बन रहा है और इधर हम क्या ले रहे हैं, फिनोल। देखो H2CO3 एक वीक एसिड है, यानी कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एसिड हैं, उनमें सबसे लास्ट पर H2CO3 खड़ा है। लेकिन फिनोल की तुलना में चूंकि इसका नाम ही एसिड है तो ऑब्वियसली फिनोल से तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसा हुआ, वीक, और अगर ये वीक एसिड है तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग को नहीं बना सकता, मतलब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव नहीं करेगी, ये वापस उधर की तरफ ही जाएगी। अगर हम थोड़ा फेर बदल कर दें, जैसे हमारे पास फिनोल है, फिनोल की ऑर्थो पैरा पर अगर अपन कुछ ग्रुप लगा दें, जैसे अपन ने पिक्रिक एसिड सुना है, पिक्रिक एसिड, अगर हमारे पास बेंजीन है OH फिनोल और इसकी ऑर्थो पैरा पर अगर अपन NO2 ग्रुप लगा दें, NO2 NO2 NO2, ये कहलाता है पिक्रिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है। और अगर अब हम इसकी NaHCO3 से रिएक्शन कराएं, अब ये बनेगा H2CO3, ये तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कोई भी एसिड आप लो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर वो NaHCO3 से रिएक्ट करेगा तो वो H2CO3 देगा ही देगा, CO3, और प्लस जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो निकल जाएगा बेंजीन रिंग O माइनस Na प्लस NO2 NO2 NO2। तो यहां पर ये जो पिक्रिक एसिड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो H2CO3 की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसकी ऑर्थो पैरा पर लगा दें बेंजीन रिंग OH, और अगर इसकी ऑर्थो और पैरा पर हम NO2 ग्रुप लगा दें और अब हम इसकी रिएक्शन NaHCO3 से कराएंगे तो यहां पर भी क्या होगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 प्लस ये जो रिमेनिंग पार्ट है बेंजीन रिंग O माइनस Na प्लस NO2 NO2। देखो अगर फिनोल की ऑर्थो पैरा पर आपने NO2 ग्रुप लगा दिए तो अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो काफी क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी कि इस टाइप की जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स आप लगाएंगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये भी NaHCO3 से क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा। हम इसमें एक आध एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है और OH फिनोल, हमने इसकी ऑर्थो पर NO2 ग्रुप लगा दिया, या अगर मान लो बेंजीन रिंग OH इसके पैरा पर NO2 ग्रुप लगा दिया।
अब अगर मान लो कि हम इसको NaHCO3 से रिएक्ट करा रहे हैं, इसको अगर हम NaHCO3 से रिएक्ट करा रहे हैं, देखो यहां पर NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पर लग रहा है, पैरा पर इसका -I भी लगेगा, -M भी लगेगा, दोनों इफेक्ट लगेंगे। हम एसिडिक स्ट्रेंथ में इनको पढ़े हैं कि पैरा वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ऑर्थो वाले की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑर्थो वाले में क्या होता है कि यहाँ पर OH की एडजेसेंट पोजीशन पर जब NO2 ग्रुप आता है तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कुछ हाइड्रोजन जो होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाएंगी, तो जितना H+ इसको देना चाहिए उतना H+ वो नहीं दे पाता है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो एक पैरा वाले से क्या हो जाती है, कम। तो पैरा पोजीशन वाला जो है वो तो NaHCO3 से रिएक्ट कर जाता है, ये तो इससे रिएक्ट कर जाता है, और H2CO3 प्लस बेंजीन रिंग O माइनस Na प्लस NO2 बना देता है, ये बना देता है। यहां पर भी H2CO3 बनेगा, यहां पर भी H2CO3 बनेगा प्लस ये बेंजीन रिंग OH O माइनस Na प्लस NO2, बट ये रिएक्शन संभव नहीं है, ये नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो H2CO3 की तुलना में क्या होती है, कम होती है, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है, ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, बट ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर जो H2CO3 बनेगा और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अगर हम एल्काइन को लें, RC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन है हमारे पास, और अगर इसको NaHCO3 से रिएक्ट कराना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, Na प्लस HCO3 माइनस, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और प्लस इधर क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि H2CO3 क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, एल्काइन से। तो ये अपना ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस था कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। एसिड बेस कंसेप्ट हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम अगली क्लास में दूसरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके डाउट्स आप पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में डालकर या व्हाट्सएप या किसी और चीज के जरिए।